देखो, हमने राजस्थान के मेले पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के त्योहार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के त्योहार कि कौन सा त्यौहार कब पड़ता है, कौन सा त्यौहार कब नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसे होली का त्यौहार है, कब आता है, कौन से महीने में आता है। दीपावली है, कौन से महीने में ये त्यौहार आता है। रक्षाबंधन है, कौन से महीने में आती है। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ेंगे हम। राजस्थान के त्यौहार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के त्यौहार। ठीक है जी। तो देखो, राजस्थान के त्यौहार पढ़ने से कुछ हम पहले कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, जैसे अब ये है ईसवी संवत। कौन सा संवत? ईसवी संवत। उसको बोलेंगे ईसवी संवत। ठीक है, और ईसवी संवत को हम मानेंगे क्या? ईसवी संवत अगर पूछ लिया जाए कि कब प्रारंभ हुआ था, तो शून्य, उसको शून्य मानेंगे। ईसवी संवत को क्या मानेंगे? शून्य। क्या मानेंगे? शून्य। मतलब जो ईसवी संवत है उसकी शुरुआत या उसका प्रारंभ मानेंगे शून्य। ठीक है, अब इधर जाएंगे हम, इधर इधर इधर। ठीक है, तो यह है विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत। तो अगर पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, मतलब विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत या प्रारंभ 57 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व। समझ रहे हो मेरी बात? 57 ईसा पूर्व। ठीक है, तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। ठीक है सर। तो ईसवी संवत से अगर इधर जाएंगे, इधर, ठीक है, तो ये तो हो गया विक्रम संवत। और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। और अगर ईसवी संवत के इधर जाएंगे तो इधर हमें कौन कौन से संवत मिलेंगे? एक तो मिलेगा शक संवत, शक। एक मिलेगा गुप्त। ठीक है, और एक मिलेगा हिजरी। शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। कौन कौन से मिलेंगे सर? ईसवी संवत से हमको इधर मिलेगा एक संवत, वो है तुम्हारा विक्रम संवत। और ईसवी संवत के अगर इधर आएंगे तो इधर मिलेंगे शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। मतलब 3 संवत मिलेंगे। 3 कौन कौन से? शक, गुप्त, हिजरी। शक, गुप्त, हिजरी। ठीक है, हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी नहीं, हिजरी। शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। अब देखो, ईसवी संवत की शुरुआत 0 को हुई थी, शून्य को हुई थी। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी सर? तो 78 ईसा ईस्वी में। 78 ईस्वी में। ईसा पूर्व मत कर देना। 78 ईस्वी में कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है सर। और गुप्त संवत की शुरुआत 319। 319। ठीक है, 319 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी। 319 ईस्वी। और हिजरी संवत की शुरुआत 322, सॉरी 622। कितनी 22? 622। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए मुझे। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी, और हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी। ठीक है, 78, 319 और 622। अब देखो, अब ये है तुम्हारा ईसवी संवत। ईसवी संवत। ठीक है, अगर हम ईसवी संवत से अगर इधर जाएंगे, इधर इधर जाएंगे। ईसवी संवत का मतलब होता है जो वर्तमान में जो काल चल रहा है, जो वर्ष, जैसे अब है, अब ईसवी संवत है। ठीक है, जैसे हमारी वर्ष चल रही है 2026। कौन सी? 2026। तो अगर हम 2026 से अगर विक्रम संवत की तरफ जाएंगे, विक्रम संवत की तरफ, तो हमें उसमें, अब देखो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईस्वी ईसा पूर्व में।
तो जब ईसवी संवत से अगर इधर जाएंगे विक्रम संवत की तरफ, तो हमको ईसवी संवत में 57 जोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि जो विक्रम संवत है ना, ये आज से मतलब ईसवी संवत से 57 वर्ष आगे चल रहा है। ये कितने वर्ष आगे चल रहा है? 57 वर्ष आगे चल रहा है। जैसे आज 2026 है, तो विक्रम संवत हमसे 57 वर्ष आगे हैं। तो विक्रम संवत निकालने के लिए ईसवी संवत में मतलब 2026 में हमको 57 प्लस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्लस। क्योंकि विक्रम संवत ये ईसवी संवत ना, ईसवी संवत से जो विक्रम संवत ना, ये हमें हमसे 57 वर्ष आगे चल रहा है। क्या चल रहा है? 57 वर्ष आगे। ठीक है। और जो शक संवत है, शक संवत, ये शक संवत हमसे ऐसा आज से 78 ईस्वी पीछे चल रहा है। कितने पीछे? 78। ऐसे अगर आज 2026 है, ईस्वी संवत मतलब 2026 है, तो हमको शक संवत मतलब 78 ईस्वी पीछे चल रहा है, तो हमको मतलब 78 घटाने पड़ेंगे। 78 क्या करने पड़ेंगे? माइनस। क्योंकि ये 78 वर्ष मतलब पूर्व चल रहा है। ठीक है, 78 वर्ष पीछे चल रहा है हमसे। कौन? शक संवत। ठीक है। ऐसे ही गुप्त संवत, तो ऐसे 2026 है। अब ईस्वी संवत क्या है? 2026। तो 2026 में अगर गुप्त संवत निकालेंगे, क्या निकालेंगे? गुप्त संवत, तो 319 ईस्वी मतलब 319 वर्ष घटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गुप्त संवत हमसे 319 वर्ष पीछे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? 319 वर्ष पीछे चल रहा है। ठीक है। और अगर ईस्वी संवत ऐसे 2026 है, और अगर हमको हिजरी संवत निकालना है, क्या निकालना है? हिजरी संवत, तो हमको 622 वर्ष मतलब 622 ईस्वी मतलब 622 वर्ष क्या करने पड़ेंगे? घटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हिजरी संवत हमसे 622 वर्ष पीछे चल रहा है। तो आज 2026 है और हमको हिजरी संवत निकाल रहा है, तो जी तो 622 वर्ष पीछे चल रहा है ना, तो पीछे जाने के लिए हमको 622 वर्ष घटाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 622 वर्ष घटाने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यहां तक समझ में आई क्या नहीं आई? ईस्वी संवत, अगर हमको ईस्वी संवत में और ईस्वी संवत से अगर विक्रम संवत की तरफ जाना है, तो 57 प्लस करने पड़ेंगे। और ईस्वी संवत से अगर शक संवत की तरफ जाना है, तो 78 वर्ष मतलब माइनस करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। और अगर ईस्वी संवत से अगर हमको गुप्त संवत में जाना है, तो 319 वर्ष घटाने पड़ेंगे, पीछे जाना पड़ेगा। और ईस्वी संवत से अगर हमको हिजरी संवत में जाना है, तो 622 वर्ष पीछे जाना होगा, जब जाकर के शक हिजरी संवत निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अगर हमको शक संवत से अगर हमको, क्या मैं बोल रहा हूँ? शक संवत से अगर हमको शक संवत जैसा 600 ऐसा 2026 चल रही है। क्या चल रही है? 2026। अब 2026 चल रही है, और 2026 से अगर हमको शक संवत की तरफ जाना है, शक संवत की तरफ, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे? कितना पीछे जाना पड़ेगा? 78 वर्ष। तो मुझे एक बात बताइए सर, कि अगर हमको शक संवत से, कहाँ से? अगर हमको शक संवत से अगर हमको कहाँ जाना है? विक्रम संवत जाना है। शक संवत जैसे माना कि आज हमारी 2000, वैसे हमने मान लिया कि 1935, तो शक संवत कितना मान लिया? 1935। तो 1935 में अगर हमको विक्रम संवत की तरफ जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 135 जोड़ने पड़ेंगे। सर ऐसे क्यों जोड़ने पड़ेंगे 135? बिल्कुल, क्यों? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि शक संवत 1935 है, कि सर 1935 हो गया, ठीक है, ये तो शक संवत हो गया। अब देखो, अब शक संवत से पहले जाओ ईस्वी संवत, ठीक है, तो इसमें 78 जोड़ो भाई, 78 वर्ष पीछे, तो पहले ईस्वी संवत की तरफ जाओ, तो 78 जोड़ने पड़ेंगे, और 78 फिर ईस्वी संवत निकल आएगा, और फिर उसमें 57 जोड़ने पड़ेंगे, जब जाकर के शक संवत से विक्रम संवत की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब जाके निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे गुप्त संवत है,
तो गुप्त संमत जैसे माना कि कोई, जैसे माना कि हमने मान लिया 1906 गुप्त संमत मान लिया। तो गुप्त संमत से जाने, अगर गुप्त संमत से हमें जाना है कहाँ पर, विक्रम संमत की तरफ, विक्रम संमत की तरफ। तो 319 पहले, ऐसा 1900 माना, 1900 मान लिया हमने, 1900, ठीक है। विक्रम गुप्त संमत कौन सा मान लिया, 1900। तो पहले हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 319 क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गुप्त संमत से ईसवी संमत की तरफ जा रहे हैं ना। अगर ईसवी संमत से गुप्त संमत की तरफ जाते तो माइनस करने पड़ते, लेकिन हमको तो गुप्त संमत से ईसवी संमत की तरफ जाना पड़ रहा है ना। अब गुप्त संमत से ईसवी संमत की तरफ जाएंगे तो 319 प्लस करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल। तो 1935 हो गई सर। और हमने पूछा है विक्रम संमत, तो फिर अब ये तो इससे भी आगे, ये तो विक्रम संमत तो ईसवी संमत से भी आगे ना। तो 1935 हो गया, वो सॉरी 1900 वो 1900 मतलब कितने हो गए, 1900 कभी 2319 हो गए ना भाई, 19 20 21 22 2219 हो गया भाई। 1900 में अगर 319 जोड़ो तो कितने हो गए, 2219 हो गए, कि नहीं हो गए। अब 2219 में भी फिर हमको 57 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको विक्रम संमत पूछा है। तो फिर उसमें 22 जोड़ना पड़ेगा, कितना, 57 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 57। समझ रहे मेरी बात? जैसे यह 622 और हिजरी संमत जैसे हमने पूछा 1800, तो 1800 में हमको जाना है विक्रम संमत की तरफ, तो पहले हमको ईसवी संमत की तरफ जाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं कि 622 प्लस करने पड़ेंगे, 57 जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे बढ़िया है कि 1800, जैसे आज 1800 ईसवी मतलब सॉरी 1800 हिजरी संमत चल रहा है, 1800 हिजरी संमत। तो इसमें हमको जाना विक्रम संमत की तरफ, तो पहले हमको ईसवी संमत जाना पड़ेगा, कितने, 622, क्योंकि पीछे चल रहा है ये तो हिजरी संमत, तो हमको जाना विक्रम संमत की तरफ। इधर तो प्लस होंगे ना, तो 622 जोड़ो, तो 1800 और 600 कितने हो गए, 1800 622 24 हो गए ना, 2422 हो गए। अब 2422 में भी हमने 57 जोड़ना पड़ेगा, जब जा करके हिजरी संमत से विक्रम संमत की तरफ जा पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आगे देखो, जैसे मैं बताऊँ, देखो उदाहरण, जैसे ईसवी संमत जैसे हमने मान लिया 2026, और सर हमको जाना है गुप्त संमत में, तो गुप्त संमत में जाना है। तो देखो गुप्त संमत में जाना है, तो गुप्त संमत कहाँ है, चेहरा, और 2026 में हमें गुप्त संमत में जाना है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे मतलब पीछे चल रहे हैं, ये शक संमत, गुप्त संमत और हिजरी संमत, ये हमसे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, ईसवी संमत से। तो हमको मतलब कहाँ जाना है, मतलब गुप्त संमत की तरफ जाना है, तो 319 माइनस करना पड़ेगा, तो 319 माइनस करना पड़ेगा। तो 2026 में 319 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगा, 1697 हिजरी गुप्त संमत। अब पूछ लिया जाए कि सर कौन सी साल चल रही है, 2026। अगर हम पूछ ले सर गुप्त संमत कौन सा चल रहा है, तो 1697 ईसा पूर्व, कितना, सॉरी 1697 ईस्वी, 1697 ईस्वी गुप्त संमत निकल आएगा, ठीक है। अगर निकलवाए तो ठीक है, तो निकालना मैंने बता दिया है तुमको। अब जैसे देखो ईसवी संमत है, ईसवी संमत मतलब वर्तमान, ऐसे अब का हमारा कितना चल रहा है, 2026, हमको जाना है विक्रम संमत की तरफ। तो इधर जाएंगे तो हमको प्लस करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और विक्रम संमत से अगर ईसवी संमत की तरफ जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2026 में 57 जोड़ेंगे तो क्या निकले आएगा, विक्रम संमत निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 2083। तो विक्रम संमत कौन सा चल रहा है, 2083। अगर 2083 विक्रम संमत दे रखा है उसने, 2083 विक्रम संमत दे रखा है उसने, और हमको पूछा है क्या कि विक्रम संमत से ईसवी संमत निकालिए, तो 57 माइनस कर देंगे भाई। विक्रम संमत से हमको ईसवी संमत पूछ रहा है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे, कितने, 57। तो कितना निकले आएगा, 2026 निकले आएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा नहीं? जैसे यह है विक्रम संमत, जैसे विक्रम संमत हमसे पूछा 1986, मतलब विक्रम संमत कौन सा है, 1986। और विक्रम संमत से हमको पूछा हिजरी संमत, तो हिजरी संमत देखो कहाँ पर है, यहाँ पर हिजरी संमत। तो विक्रम संमत से पहले तो 57 माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर जाकर के 622 माइनस करनी पड़ेगी। तो पहले 57 माइनस करो, फिर 622 माइनस करो, जब जाकर के हिजरी संमत निकलेगा, ठीक है। तो 1986 से अगर हमको हिजरी संमत जाना है
तो पहले हमको 622, ये गलत है जी, 622 नहीं होगा ये, तो हमको पे डायरेक्ट मतलब पहले तो हमको 57 माइनस करना पड़ेगा ना, 57 माइनस करने के बाद जब 622 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत, 622 नहीं होगा जी। हमको पहले देखो, पहले 57 और फिर 622, 622 9 7 6, 600 कितना आ जाएगा, 679, 679, 679 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। 16 में तो 9 गए तो कितने बचे, 7, यहाँ कितने बचे, 7, 0, 9 में से गए तो 3 1, कितना आ जाएगा, 1307 आ जाएगा, 1307, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1307। भाई विक्रम संवत से हिजरी संवत पूछा है हमको, तो पहले तो ईस्वी संवत जाइए, तो 57 माइनस करो, फिर 57 से फिर 622 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितने हो गए, 679 हो गए, 679 माइनस करेंगे तो 1307 आ जाएगा हिजरी संवत। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे देखो, अब देखो अब ये है तुम्हारा विक्रम संवत, कौन सा संवत, विक्रम संवत। और विक्रम संवत है ना, ये हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर है। किनका कैलेंडर है, हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जो विक्रम संवत माना जाता है, ये हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर माना जाता है, ठीक है। और आगे देखो, जैसे विक्रम संवत है, इस विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी, सर बताइए। तो विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व को हुई थी। कब, 57 ईसा पूर्व, ठीक है। विक्रम संवत अगर पूछ लिया जाए हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर है, तो वो कौन सा है, विक्रम संवत। मतलब जो हिंदुओं के जो त्योहार है ना, वो किसके आधार पर चल रहे हैं, विक्रम संवत के आधार पर। किसके आधार पर, विक्रम संवत के आधार पर। तो हिंदुओं के त्योहारों का कैलेंडर हो गया। विक्रम संवत की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी, तो 57 ईसा पूर्व को, ये मैं बता चुका हूँ। किसके द्वारा, विक्रम थे, विक्रमादित्य के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है। और जो विक्रमादित्य थे, ये उज्जैन के शासक थे। उज्जैन के शासक, जो विक्रमादित्य हैं वो कहाँ के शासक थे, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी। कहाँ पड़ता है, एमपी। तो अगर पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत या स्थापना कब की गई थी, 57 ईसा पूर्व। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य कहाँ के थे, उज्जैन के। उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी में। देखो उज्जैन, जो उज्जैन है ना, उज्जैन और जो मध्य प्रदेश है, उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम ब्राह्मणों का देश भी कहते हैं। जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, एमपी या मध्य प्रदेश को हम ब्राह्मणों का देश भी कहते हैं। सर ब्राह्मणों का देश किसने कहा था, तो हुवेन त्सांग ने कहा था। हुवेन त्सांग ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। जो कि हुवेन त्सांग की एक पुस्तक है, सी यू की पुस्तक में उस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि हुवेन त्सांग ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था, ठीक है। और अगर बात करें हम उज्जैन की, ठीक है, तो उज्जैन में एक मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। अगर पूछ लिया जाए कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में। और दुर्गादास राठौड़ जो हम मतलब मारवाड़ के जो शासक पढ़ते हैं, तो उनमें एक दरबार जाता है, दुर्गादास राठौड़ सेनापति। तो दुर्गादास राठौड़ कहाँ के थे, मतलब दुर्गादास राठौड़, तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे, और वो कहाँ पर है, उज्जैन में, ठीक है। और देखो, और जो बर्तरी थे, बर्तरी का मेला लगता है अलवर में, लगता नहीं लगता है, तो बर्तरी भी कहाँ के थे, सर उज्जैन के। बर्तरी भी कहाँ के थे, उज्जैन के, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, उज्जैन में। और मतलब जो बर्तरी थे वो कहाँ के थे, उज्जैन के। और सर जो धर्मत का युद्ध हुआ था, हम जैसे इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इंडिया हिस्ट्री में जो युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध, तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 1658 ईस्वी में। तो सर 1658 ईस्वी में जो धर्मत का युद्ध हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, उज्जैन में। धर्मत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, उज्जैन में,
ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जो उज्जैन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। देखो मैंने कितने पॉइंट बताए उज्जैन से लेकर के। पहले तो मध्य प्रदेश को लेकर को, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहते हैं, किसने कहा था? अमेन स्वांग ने। कौन सी पुस्तक में? सीयू की में। उज्जैन को किस किस के नाम से जाना जाता है? जैसे महाकालेश्वर, जो सॉरी, उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। और जो भर्तरी थे वो कहाँ के थे? उज्जैन के। दरमत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, इतनी बातें मैंने बता दी उज्जैन को लेकर के। और जो विक्रम संवत है, जो विक्रम संवत में अगर पूछ लिया जाए कि एक माह में, जैसे अगर हम बात करें ईसवी संवत की, ईसवी संवत मतलब ईसवी संवत की बात करें तो उसमें कितने दिन होते हैं? देखो उसमें तो एक महीने में 30 दिन का माना जाता है वैसे एवरेज लगाएं तो। वैसे फरवरी कभी कभी 29 की भी पड़ जाती है, 30 की भी पड़ जाती है, 28। ठीक है, और तुम्हारे कुछ 31 के महीने पड़ते हैं, 31 दिनों का महीना पड़ता है। लेकिन विक्रम संवत की अगर बात करें तो विक्रम संवत में एक माह में कितने दिन होते हैं? तो एक माह में 23.5 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 23.5 दिन। तो विक्रम संवत में एक महीने में कितने दिन होते हैं? 23.5 दिन। तो एक वर्ष में कितने हो जाएंगे? सर एक वर्ष में हो जाएंगे कितने? तो 29.5 सही 1/2। ठीक है, एक वर्ष में कितने हो जाएंगे पता? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? तो 29.5 सही 29.5 सही 1/2 इंटू 12। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे एक वर्ष में? 354 दिन या 355 दिन। लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो 355 दिन करना है। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 354 या 355 दिन। ठीक है, देखो 29.5 सही 1/2 मैंने क्यों निकाला था? जैसे ईसवी संवत पढ़ते हैं, ईसवी संवत मतलब ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी उसमें 29वां एक महीना 29वें दिन का आ जाता है, कभी कभी 30वें का आ जाता है, 31वें का आ जाता है। उसी प्रकार वैसे अगर देख और वैसे एवरेज लगाएं तो 30 दिन का होता है। तो उसी प्रकार विक्रम संवत में एक महीने में अगर एवरेज निकालें तो 23.5 दिन का होता है। लेकिन अगर बिल्कुल ऑथेंटिक देखें तो एक वर्ष में, मतलब वैसे ऑथेंटिक देखें एक वर्ष के अकॉर्डिंग, तो 29.5 सही 1/2 निकालना पड़ेगा और उसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे हम वैसे बात करें, जैसे मैं कहूँ कि जो ईसवी संवत होता है, जो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो हम उसको अगर एवरेज निकालें तो एक महीने में 30 दिन का होता है। लेकिन फिर सर हम 365 क्यों मानते हैं, 366 क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जो 31वां महीना पड़ जाता है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए उसी में भी बढ़ जाते हैं। कुछ महीने ऐसे पड़ जाते होंगे तो उसमें भी बढ़ जाते हैं। तो 354 या 355 दिन का होता है एक वर्ष विक्रम संवत में। लेकिन दोनों आ जाए तो 355 दिन कर देना। ठीक है, और देखो जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके, जो शक थे शकों को पराजित करके विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रम संवत की स्थापना किसने की? विक्रमादित्य ने। कब की? 57 ईसा पूर्व। ठीक है, कब? 57 ईसा पूर्व। किन को पराजित करके? शकों को पराजित करके। जो शक वंश के शासक थे उनको पराजित करके विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है, और देखो एक शब्द आता है अधिवास, अधिवास या मलवास। सर अधिवास या मलवास क्या कहलाता है? प्रत्येक तीसरे वर्ष का अतिरिक्त महीना। उसमें क्या होता है, सुनो मेरी बात। जो प्रत्येक तीसरे वर्ष का, जो प्रत्येक तीसरी साल, ऐसे एक साल, जैसे मैंने माना एक साल, 2 साल, तीसरी साल। समझ रही हो मेरी बात? समझ गई सर? तो अब देखो जैसे एक वर्ष में कितने महीने पड़ते हैं सर? 12। फिर एक महीने में कितने? 12। ठीक है, और जैसे ही तीसरी वर्ष आएगी,
एक वर्ष में 12, फिर एक वर्ष में 12, ठीक है। दूसरी वर्ष भी आएगी तो भी 12 पढ़ेंगे, तीसरी तो भी 12 पढ़ेंगे। लेकिन तीसरी वर्ष जैसे ही आएगी उसमें एक महीने बढ़ा दिया जाता है, तो कितने का हो जाता है? 13वें माह का। प्रत्येक तीसरा महीना, मतलब प्रत्येक तीसरा महीना 13वें माह का हो जाता है। उस 13वें माह को ही कहते हैं अधिवास या मलवास। क्या कहते हैं? अधिवास या मलवास, ठीक है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में बढ़ाया गया महीना क्या कहलाता है विक्रम संवत में? अधिवास या मलवास। आदि माने अधिक, मतलब अधिवास या मलवास, ठीक है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में अतिरिक्त महीना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो। देखो अब देखेंगे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी को। कब हुई थी? 1 जनवरी को। और ग्रेगोरियन कैलेंडर समाप्त कब हो जाता है? 31 दिसंबर को। कब हो जाता है? 31 दिसंबर को। मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। एक वर्ष क्या होता है? पूर्ण। मतलब शुरुआत 1 जनवरी से लेकर के समाप्त 31 दिसंबर तक चलता है। एक वर्ष पूरा हो जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संवत को या किस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को। कौन से कैलेंडर को? ग्रेगोरियन कैलेंडर को। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे, आई है कि नहीं आई है? ठीक है। अब देखो हम बात करें किसकी, ठीक है। अब देखो एक नोट है, अधक या पुरुषोत्तम वर्ष। सर अधक या पुरुषोत्तम वर्ष क्या कहलाता है? 13वें माह को, 13वें माह को क्या कहते हैं? अधक या पुरुषोत्तम वर्ष, ठीक है। ठीक है, अधिक या पुरुषोत्तम वर्ष कहते हैं। देखो इसका मतलब ये है, मेरी सुनो। अगर जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, प्रत्येक तीसरे महीने में जो अतिरिक्त महीना बढ़ाया जाता है उसे बोलते हैं अधिवास या मलवास। लेकिन 13वें माह को, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? लेकिन 13वें माह में जो वर्ष बढ़ाई जाती है, जो महीना बढ़ाया जाता है, तो उस वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? देखो प्रत्येक तीसरे वर्ष में बढ़ाया गया महीना किस नाम से जाना जाता है? सर अधिवास या मलवास के नाम से। लेकिन जो महीने, जिस वर्ष में जो महीना बढ़ाया जाता है, तो उस वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सर पुरुषोत्तम वर्ष या अधक वर्ष। अधक वर्ष या पुरुषोत्तम वर्ष, ठीक है। क्या कहते हैं? अधक वर्ष या पुरुषोत्तम वर्ष। वर्ष को कहते हैं पुरुषोत्तम वर्ष या अधक वर्ष, ठीक है। क्या कहते हैं? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। जो महीना 13वां महीना बढ़ाया था उस महीने को कहते हैं अधिवास या मलवास। लेकिन जिस वर्ष में जो महीना बढ़ाया था तो उस वर्ष को कहते हैं अधक या पुरुषोत्तम वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए मुझे। ठीक है, अब आगे देखो शक संवत। देखो सर जो शक संवत है, अब देखो जो शक संवत है, शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? कनिष्ठ के द्वारा। और कनिष्ठ कौन था? कुषाण वंश का शासक था। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 78 ईस्वी में। कब की गई थी? 78 ईस्वी में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे। आई ना? ठीक है सर। और देखो, और इसमें कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें विभाजित नहीं होते हैं, ना तो कृष्ण पक्ष और ना ही शुक्ल पक्ष।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसमें विभाजित नहीं होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, जैसे हमने देखा विक्रम संवत, जो विक्रम संवत होता है ना, विक्रम संवत किस पर आधारित होता है, तो चंद्र गणना पर आधारित होता है। किस पर होता है, चंद्र गणना पर आधारित होता है। समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, जो विक्रम संवत होता है वो चंद्र गणना पर आधारित होता है। ठीक है, और उसमें विक्रम संवत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, विभाजित। विक्रम संवत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों विभाजित होते हैं, लेकिन शक पक्ष व शक संवत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष विभाजित नहीं होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष विभाजित नहीं होते हैं, या तो सीधा चलता है शक संवत में, तो कोई शुक्ल पक्ष कोई कृष्ण पक्ष कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और देखो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 सही 104 बटा एक 104 बटा एक सही 1/4 दिन होते हैं। शक संवत में कितने, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, और लीप वर्ष होने पर कितने हो जाते हैं, 366 दिन। लीप वर्ष होने पर कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताइए। आ गई ना बात समझ में। ठीक है, मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 चाहिए 1/4 दिन। ठीक है सर, बिल्कुल होते हैं, लेकिन लीप वर्ष होने पर शक संवत में कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन। कितने दिन, 366 दिन। ठीक है, जैसे हमने विक्रम संवत पढ़ा, तो विक्रम संवत में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 354 355 दिन, लेकिन ऑथेंटिक माना जाए तो 355 दिन। उसी प्रकार शक संवत में कितने दिन होते हैं, तो 365 सही 1/4 दिन, लेकिन अगर लीप वर्ष पड़ जाए तो 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, और शक संवत को 22 मार्च 1957, क्या बोल रहा हूँ मैं, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। किसके रूप में अपनाया गया था, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया था, तो 22 मार्च 1957। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और एक मेघनाथ शाह आयोग द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था। कौन सा, मेघनाथ शाह आयोग। ठीक है, तो मेघनाथ शाह आयोग, ठीक है, तो और उस समय जो तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तो अगर पूछ लिया जाए कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया किस आयोग के द्वारा, तो मेघनाथ शाह आयोग के द्वारा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर पूछ लिया है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। बस समझ में आई कि नहीं आई, बताइए मुझे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 319 ईस्वी। कब मानी जाती है, 319 ईस्वी। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ। ठीक है, और देखो शक संवत है ना, शक संवत को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किसके आधार पर अपनाया गया था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। भारत में जो शक संवत है उसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था, लेकिन किसके आधार पर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर। किसके आधार पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो, और देखो वो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 78 वर्ष पीछे रहता है, सॉरी
जो शक सम्मत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। इस चीज़ को तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। ठीक है। अब गुप्त सम्मत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 319 ईस्वी। 319 ईस्वी, कुछ नहीं उसमें तो। अब आएगा तुम्हारा हिजरी सम्मत। देखो, जो हिजरी सम्मत है, हिजरी सम्मत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 16 जुलाई 622। अगर जुलाई याद ना रखें तो 16 जुलाई 622 कर लेना। तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी सम्मत की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 622। किस दिन की गई थी? तो शुक्रवार के दिन। कौन से दिन? शुक्रवार के दिन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, शुक्रवार के दिन। सर 16 जुलाई 622 ईस्वी को इसी दिन ऐसा बताया जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद जी थे, कौन? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से लेकर के और मदीना तक यात्रा प्रारंभ की थी। किस दिन? 16 जुलाई 622 ईस्वी के दिन। ठीक है, मतलब 16 जुलाई 622 ईस्वी को ईस्वी के दिन मक्का से लेकर के मदीना तक यात्रा प्रारंभ की थी। तो मक्का मतलब उनका जन्म हुआ था और मदीना में जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्या हुई थी? मृत्यु। क्या समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो मक्का से लेकर के और जो मतलब मक्का से लेकर के मदीना तक जो यात्रा थी, उस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिज्र या हिजरत के नाम से जाना जाता है। जो मक्का से लेकर के जो मदीना तक है उसकी यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिज्र या हिजरत के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हिजरी सम्मत की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को शुक्रवार के दिन इस दिन किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। जो पैगंबर मोहम्मद ने इसी दिन मक्का से लेकर के मदीना तक यात्रा प्रारंभ की। मक्का में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु मदीना में हुई थी। ठीक है, और इस यात्रा को मक्का से लेकर के मदीना तक की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिज्र या हिजरत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हिजरी सम्मत का जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम होता है। मुहर्रम क्या होता है? मुहर्रम। और जो अंतिम महीना होता है वो होता है जिल हिज। कौन सा हिज? जिल हिज। जिल हिज। प्रथम महीना प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिल हिज। और सर ये चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर। ठीक है, और विक्रम संवत भी हमने किस पर बताया था? चंद्र गणना पर आधारित होता है। और सर हिजरी संवत भी चंद्रमा पर आधारित होता है। कुल दिन कितने होते हैं? तो हिजरी संवत में कुल दिन होते हैं 360 दिन। यहाँ तो 360 हो गए, यहाँ पर 360 से कम होंगे। ठीक है, तो हिजरी संवत में कितनी? 360 यहाँ कम। और पैगंबर मोहम्मद के उपदेश हदीस ग्रंथ में उल्लेखित हैं। कौन से ग्रंथ में? हदीस ग्रंथ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे। ठीक है, हदीस ग्रंथ में जो पैगंबर मोहम्मद जी थे उनके उपदेश कौन से ग्रंथ में संकलित हैं? तो हदीस ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? हदीस ग्रंथ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, और आगे देखें, बोलो। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे इलाही सम्मत। सर इलाही सम्मत क्या है? ये भी एक सम्मत है, छोटा मोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। क्या दिक्कत है? इलाही सम्मत की शुरुआत 1583 ईस्वी को की गई थी। इलाही सम्मत की शुरुआत कब की गई थी? 1583 में। 1583 में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो इलाही सम्मत की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई 1583 ईस्वी में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सर एज क्या होता है? कृत या माला वर्ष। जिस वर्ष में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसा वर्ष जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसको हम कृत या मालव वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वह वर्ष जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला उसे किसके नाम से जानते हैं? तो कृत या मालव वर्ष के नाम से। कृत या मालव वर्ष।
बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तुम्हारे संवत कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हिंदी महीना। देखो हिंदी महीना, तो हिंदी महीना की शुरुआत देखो चैत्र से होती है। कब से? चैत्र से। हिंदी महीना का पहला महीना चैत्र होता है और जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का होता है। कौन सा? फाल्गुन का। कौन सा? फाल्गुन का। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें हम, ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें हम, तो पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। ठीक है, जैसे हिंदी महीने की बात करें तो चैत्र और अंतिम फाल्गुन। तो देखो चैत्र, पहला चैत्र, वैशाख, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, सावन भाद्रपद, 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 चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़। ठीक है, और श्रावण भादव, भादव मतलब भाद्रपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भादव कह लो, क्या दिक्कत है? श्रावण भादव। ठीक है, तो देखो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, ऐसे याद कर लो डबल डबल करके। ठीक है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव। ठीक है, सावन भादव, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, 6 हो गए। 6 को फिर हम नीचे याद करेंगे कैसे? आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष फूस माघ फाल्गुन। अब याद कैसे करेंगे सर? एक है आशा। कौन है? आशा। आशा नाम की एक लड़की है और आशा पर एक बेटा हुआ था, उसका नाम था कार्तिक। कार्तिक, उस लड़के का नाम क्या है? कार्तिक। क्या है? कार्तिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, और आशा ने अपने कार्तिक बेटे से कहा बेटा क्या ले जा? मग। मग ले जा बेटा, मग ले जा। क्या ले जा? मग। और मग में क्या ले जा? पानी ले आ मेरे लिए। क्या ले जा? पानी। क्या ले आ? पानी। मेरे लिए पानी ले आ। ठीक है, तो आशा थे आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष फूस माघ फाल्गुन, माघ फाल्गुन। ठीक है, तो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष फूस। ठीक है, यहाँ तक याद कर लूँगा। आशा, आशा के बेटे का नाम क्या था? कार्तिक। ठीक है, तो कार्तिक से कहा बेटा मेरे लिए मग में, तो मग थे मार्ग शीर्ष, और माघ अलग है, जब माघ फाल्गुन अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों माघ फाल्गुन, माघ फाल्गुन, माघ फाल्गुन के महीने में। ठीक है, आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष और पूष, वो तुमने याद कर लिए। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष फूस 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 फूस। ठीक है, अब देखो फूस फूस कर लो ऐसा। आशा, आशा ने अपने बेटे मार्ग कार्तिक से कहा बेटा मग में क्या लिया मेरे लिए? फूस लिया। ठीक है, माघ में क्या लिया? फूस। ठीक है, माघ, माघ। ठीक है, मार्ग। देखो याद ऐसे मत करो, ऐसे करो कि एक था आशा, आशा, तो आशा नाम, आशा, आशा का एक लड़का था कार्तिक। क्या था? कार्तिक। कार्तिक से कहा कि बेटा मार्गी मार्ग से, जो मार्ग है ना, तो मार्ग मार्ग होकर मतलब मार्ग बोलते हैं रास्ते को, तो मार्ग मार्ग से, रास्ते रास्ते से क्या ले जाना? फूस ले जाना। जो मेरा रास्ता था, जो मार्ग है वहाँ पर जो मार्ग है, उसी मार्ग से क्या ले जाना? फूस ले जाना, उसी मार्ग से। बेटा जो मार्ग है ना, मार्ग, ठीक है, मतलब आशा कह रही है अपने बेटे कार्तिक से कि बेटा जो मार्ग है ना, जो रास्ता, उसी रास्ते से फूस को ले जाना। ठीक है, तो आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष फूस। ठीक है, और माघ फाल्गुन ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्षेत्र में अगर देखें तो मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, तो ऐसा याद कर लो ना, चैत्र मार्च, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। फरवरी तक फिर स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। और जब मार्च, बस जिन्हें याद कर लो बस दोनों ने, जो मार्च और अप्रैल है बस, ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्यों लिखा था? जब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। और फिर इधर अप्रैल, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, मार्च। समझ रहे मेरी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? हिंदी महीने याद हुए कि नहीं हुए बताइए मुझे। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव। आशा कह रही है बेटा कार्तिक उसी मार्ग से क्या ले जाना? फूस। और जे हो गए माघ फाल्गुन, माघ फाल्गुन। ठीक है,
मार्च और अप्रैल है, बस ये दोनों महीनों को, ऊपर के महीनों को याद कर लो बस, मार्च और अप्रैल को, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे सब। ठीक है, सब याद हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ तो देखो, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगस्त, सर अगस्त है तो अगस्त कौन कौन से महीने में आता है, तो सर देखो अगस्त कौन कौन से महीने में आता है, देखो अगस्त, सर यहाँ पर देखो अप्रैल जून जुलाई अगस्त, अगस्त, तो देखो अगस्त तुम्हारा श्रावण के महीने में भी आ रहा है, कुछ आधा अगस्त श्रावण के महीने में आ रहा है, और आधा अगस्त भादों के महीने में आ रहा है। तो अगस्त में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, सावन और भादों। ठीक है, अगर बात करें चैत्र, सर चैत्र में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, तो देखो चैत्र, तो चैत्र में मार्च भी आ रहा है, आधा महीना मार्च का आ रहा है और अप्रैल का आ रहा है। तो चैत्र महीने में मार्च और अप्रैल, क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन से महीने आते हैं, तो श्रावण भाद्रव। चैत्र महीने में कौन कौन से महीने आते हैं, मार्च अप्रैल। वैसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि महाप्रारंभ, ठीक है, मतलब हिंदी में जो महाप्रारंभ होता है वो कब होता है, चैत्र के महीने में, और कौन से पक्ष से, कृष्ण पक्ष से, और कब, एकम, तो चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से महाप्रारंभ होता है। हिंदी महीना प्रारंभ कब होता है, तो चैत्र कृष्ण एकम से। देखो अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे यह चैत्र कृष्ण एकम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, चैत्र कृष्ण एकम यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो, होते हैं ना। एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष आता है, मतलब एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जब पूरे हो जाते हैं, जब जाकर के दूसरा महीना लगता है। तो देखो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष से पहले द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, अब आ गई अमावस्या। अब मुझे एक बात बताइए कि एकम से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन हो गए, क्या पूरा महीना हो गया कि नहीं हुआ है? अब 15 दिन हो गए अमावस्या तक, अब बच्चे हमारे 15 दिन। अब अमावस्या आते जैसे ही हम आगे जाएंगे तो कौन सा पक्ष लग जाएगा, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। जैसे ही शुक्ल पक्ष लगेगा तो कितने महीने, कितने दिन तक, 15 दिन तक, उसे बोलते हैं पूर्णिमा। जो अंतिम दिन होता है शुक्ल पक्ष का, उसे पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब देखो 15 तो यहाँ से यहाँ तक हो गए, बिल्कुल सर, और 15 यहाँ से यहाँ तक हो गए, तो एक महीना जो हो गया वो चैत्र महीना का हो गया। ठीक है, चैत्र महीना हो गया। अब जैसे ही पूर्णिमा से एकम लगेगा, अब एकम किसका लगेगा बताइए मुझे, तो एकम लगेगा, अरे यार लाइट गई, अरे अरे, ठीक है आ गई। देखो अब मुझे बात बताइए, जैसे ही पूर्णिमा से अगला दिन, अब देखो, और ये तो चैत्र अमावस्या, शुक्ल पक्ष लगा तो पूर्णिमा आ गई, तो अब कौन सी, अब क्या आएगा, पूर्णिमा से अमावस्या आएगी, तो अमावस्या आने के लिए पहले कृष्ण पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, सर कृष्ण पक्ष आएगा, लेकिन ये क्या है गलत, उसको सही कर देते हैं। ठीक है, शुक्ल नहीं होगा सर, कृष्ण होगा। ठीक है, कृष्ण। और बैसाख कृष्ण एकम, बैसाख कृष्ण एकम द्वितीय तृतीय तृतीय, फिर अमावस्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अमावस्या। तो एक पक्ष हो गया, अब दूसरा पक्ष स्टार्ट होगा शुक्ल से, तो शुक्ल द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, अब पूर्णिमा आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक सर कौन सा, 15 दिन ये हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 दिन पूरे हो गए, और यहाँ से यहाँ तक लेकर 15 दिन ये पूरे हो गए, तो एक महीना पूरा हो गया। तो चैत्र का महीना पूरा हो गया, वैशाख का महीना पूरा हो गया। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, कृष्ण। भाई पूर्णिमा से अगर अमावस्या की तरफ जाएंगे तो कृष्ण पक्ष ही तो प्रारंभ होगा। तो देखो कृष्ण, तो कौन सा लगेगा, चैत्र वैशाख जेठ, जेठ कृष्ण एकम, जेठ कृष्ण एकम से ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे, कोई दिक्कत। जैसे कृष्ण पक्ष 1 2 3 4 5 जहाँ तक 15 दिन, फिर यहाँ तक लग के 30 दिन, यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा एक महीना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर एक महीना पूरा हो गया है, तो अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है, और पूर्णिमा से मतलब अगला महीना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के अगले कृष्ण पक्ष से, पूर्णिमा के अगले कृष्ण पक्ष से महीना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है सर, आगे देखो, अब देखेंगे हम चैत्र माह। तो चैत्र महीना सर अब दोबारा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम अगले महीने में, सॉरी अगली क्लास में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखो
ठीक है। तो हमने आज राजस्थान के त्योहारों के बारे में जाना, ठीक है। और मतलब हमने सिर्फ एक यही जाना कि विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, इनकी शुरुआत कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, हमने यही तो जाना था आज, ठीक है। मतलब और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम क्या, मतलब तुम्हारे महीना ऐसे हैं, दीपावली कब पड़ती है, होली कब पड़ती है, चैत्र के महीने में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं, बैसाख के महीने में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं तक ठीक है, ठीक, बाय।